जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे एचपीएएस प्रीलिम्स 2024 रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमी से रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट हैव एनी क्विड प्रो को, एंड सेकंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से जो है वो करेक्ट है। तो देखते हैं, पहली स्टेटमेंट जो है क्या कह रही है, ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट हैव एनी क्विड प्रो को। यस, ट्रांसफर पेमेंट को हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं ये एक तरफा है, या फिर जिसको हम बोलते हैं दे आर यूनिलैटरल पेमेंट्स, या फिर दे आर यूनिलैटरल इन नेचर, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपने अपने घर वालों को पैसा जो है वो रेमिटेंस में दिया, या कोई चैरिटी दी, या फिर कोई अगर गिफ्ट दिया, या कोई डोनेशन दिया, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसफर पेमेंट विच इज ओनली अ वन साइडेड पेमेंट, है ना। कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, या फिर कोई आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड दे डू नॉट हैव एनी क्विड प्रो को। दो तरफ से जो है कोई ऐसा आपने सामने किसी को कोई गुड्स प्रोड्यूस करके नहीं दिए, ठीक है। सो फर्स्ट विल बी करेक्ट। सेकंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब आ गया तो इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट जो है दे आर अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इसलिए आंसर विल बी ओनली वन इज करेक्ट, तो दूसरी जो है वो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द बिलो गिवन पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। पहला, depreciation of Indian national rupee hurts importers, appreciation of Indian national rupee hurts the exporters, and third, dirty float exchange rate, government can never intervene। तो आपको बताना है कितने पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, 1 2 ऑल या फिर नन। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर विल बी बी, दैट इज ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं रूपी डेप्रीशिएट हो रहा है तो रूपी की डेप्रीसिएशन से इंपोर्टर्स को नुकसान पहुंचता है, अप्रिसिएशन से एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचता है, जो इंपोर्टर्स को यहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा। एंड एट द सेम टाइम जब डर्टी फ्लोट एक्सचेंज रेट में सरकार कैन नेवर इंटरवीन जो है ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कभी भी इंटरवीन नहीं कर सकती। इन टाइम्स ऑफ वॉलेटिलिटी द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इफ इट वांट्स टू, ठीक है। तो दैट इज वाई आपके सिर्फ 2 ही पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन आज का, consider the following statements. India recently unveiled its foreign trade policy 2022-2027, and second, Directorate General of Foreign Trade is responsible for drafting the FTP। हाँ जी, सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से वो सही है। देखिए पहली बात तो द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज 2023, ठीक है, इसीलिए ये जो है वो गलत हो जाएगा। एंड साथ ही में 2027 भी आपके लिए हिंट था, व्हाई? बिकॉज दिस एफटीपी जो है इट हैज नो सनसेट क्लॉज, कोई भी सनसेट क्लॉज इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। दूसरी सही है कि डीजीएफटी जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो योर आंसर विल बी 2 ओनली, दैट इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाँ जी, so that is, which of the following is incorrect regarding the positive peace index? So first is, positive peace index data set was created by the Institute for Economics and Peace. Second, it is used to create resilient and adaptive communities that prevent conflict and help societies channel disagreements productively. Third, the framework for PPI is based on 24 domains. And fourth, it is connected to global peace index। तो आपको बताना है पीपीआई के रिगार्डिंग या पॉजिटिव पीस इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर विल बी, द आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज 24 डोमेन्स। इट इज नॉट बेस्ड ऑन 24 डोमेन्स, रादर इट इज बेस्ड ऑन लेस नंबर ऑफ डोमेन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, which one of the following groups of items is included in India's foreign exchange reserves? First, foreign currency assets, SDRs and loans from foreign countries. Second, foreign currency assets, reserve position with IMF and SDRs. Third, foreign currency assets, loans from World Bank and SDRs. या फिर D, foreign currency assets, gold and loans from the World Bank।
तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा है। देखिए फॉरेन एक्सचेंज में कहीं पे भी कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं आएगा जिसमें कोई भी लोन इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो दैट मींस यू कैन एलिमिनेट दिस, you can eliminate this also, and you can eliminate this also, which means foreign currency assets, reserve position, and special drawing rights. That is B will be the answer, right? चलिए moving towards the next question. Which of the following statements is or are incorrect? First, securities and transaction tax is levied at the time of purchase and sale of securities listed on stock exchanges in India. Second, this tax was introduced in Unit Budget 2004. तो आपको बताना है एसटीटी के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। चलिए शाबाश, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मार्क करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, which means neither is incorrect. It was introduced in the year 2004-2005. इंटेंशन क्या था कि भाई जहां पे भी सेल परचेज सिक्योरिटीज का हो रहा है सरकार को वहां पे रेवेन्यू जो है मोबिलाइज किया जा सकता है सरकार के लिए। कौन सा रेवेन्यू? टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। तो वहां पे ये टैक्स हमने एडिशनली एक ऐड कर दिया। सो बोथ स्टेटमेंट्स सिंस दे आर करेक्ट, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, कंसिडर द सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहला, in case of repo rate, banks borrow short-term funds by pledging government securities. Second, under marginal standing facility, banks can borrow funds from RBI by pledging government securities within the limits of SLR. And third, MSF rate is higher than the repo rate. आपको बताना है कौन सा इसमें से जो है वो करेक्ट है, which is correct. तो पहला, in case of repo, banks borrow short-term funds by pledging government securities. Yes. Then MSF, banks can borrow funds from RBI by pledging government securities within the limits of SLR, marginal standing facility. Okay, and under MSF the MSF rate is higher than the repo. ठीक है, क्यों? क्योंकि MSF में हम देखते हैं it is a penal rate. ठीक है, तो आंसर विल बी 1, 2 and 3. क्या आप देखते हो कि सबसे नीचे क्या है? रिवर्स रेपो, then you have repo, and then you have the marginal standing facility MSF, which does not involve any collateral of government securities, है ना? collateral इसमें involved नहीं होता। Alright, so I hope this is clear. ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ इसको वैसे भी कई बार, ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। the famous Frontiers report is released by which of the following organizations? पहला, Reporters Sans Frontiers. Second, UNCTD, CTAD, United Nations Conference on Trade and Development. World Trade Organization या फिर UNEP, United Nations Environment Program. तो कौन सी संस्था जो है इसको रिलीज करती है रिपोर्ट को? रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स तो नहीं है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, इट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कि फ्रंटियर रिपोर्ट क्या बताती है कि आप किस तरीके से वी आर डेवलपिंग एंड हाउ मच वी आर आल्सो प्रमोटिंग टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल कॉजेस। ठीक है, या कितना हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हुए पर्यावरण को, नेचर को। ऑलराइट, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, which of the following statements is or are correct? पहला, effective revenue deficit is a term introduced in the budget 2011-2012. Second, ERD is the difference between revenue deficit and grants for creation of capital assets. तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलिए शाबाश, 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर neither 1 nor 2। Alright, so we all know that effective revenue deficit के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किस लिए किया गया था कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो भी ग्रांट्स का पैसा दिया गया है फॉर द क्रिएशन ऑफ यू कैन से कैपिटल एसेट्स। ठीक है, किसको? राज्यों को या फिर स्टेट्स को, है ना? कैपिटल एसेट के लिए जो भी ग्रांट गई या जो भी ग्रांट गई सेंटर से स्टेट को और यूज की गई बाय द स्टेट फॉर क्रिएटिंग सर्टेन कैपिटल एसेट, उसको हम माइनस करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट में से और हमें मिल जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, 11-12 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ जी बिल्कुल, 11-12 के बजट में ही इंट्रोड्यूस किया गया था केंद्र के द्वारा। तो आंसर विल बी बोथ 1 and 2।
चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हाँ जी, तो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक्स। तो पहला, they are joint ventures between central government, state government and a commercial bank. Second, they are required to provide 90% of the total credit as priority sector lending. Third, they are registered under the Regional Rural Bank Act 1976. And D, the area of operation for them is limited to the area notified by the government of India. तो आपको बताना है कि RRBs के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। So kindly mark your answers in the comment section. ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखिए, वी ऑल नो दैट रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, इसमें हमारे पास 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो है यूनियन गवर्नमेंट जिसका स्टेक है 50%, ठीक है। देन यू हैव द स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है 15%, एंड लास्ट यू हैव द स्पॉन्सर बैंक, है ना, जो कि एक कमर्शियल बैंक है जिसका स्टेक है 35%, ठीक है। देन दे आर एस्टैब्लिश्ड एज पर द RRB एक्ट 1976, है ना, नरसिम्हम कमेटी। एंड साथ में हम देखते हैं कि प्रथम ग्रामीण बैंक जो है वो पहला RRB बना था जिसको स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है, ऑर्डिनेंस के बेसिस पे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इनको जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL में पैसा देना होता है, दैट इज 75% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। के अगर मान लो 100 रुपए ये लोन में घुमा रहे हैं तो 75 रुपए जाएंगे PSL में, बाकी 25 ये कहीं और अपने अकॉर्डिंगली अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लोन आउट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपसे पूछा था इनकरेक्ट, फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, 90% जो है नहीं होगा, इट शुड बी 75%, ठीक है। तो आई होप दैट इज क्लियर एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप कुछ चीजें आपने यहाँ पे रिवाइज भी की होंगी। एंड चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अंटिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे वेल एंड सेलिब्रेट, जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है उसको सेफली जो है सेलिब्रेट करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिमाचल, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।